वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं MV हॉन्डियस क्रूज शिप पर आने वाले हालिया आउटब्रेक की। खैर, इन सुर्खियों के पीछे की असली साइंस की कहानी क्या है और दुनिया भर के इदारे इन हालात से कैसे निपट रहे हैं, आइए इस सबको मिलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत अहम नंबर से, 147 यानी 147। जब इस आउटब्रेक की खबर पहली बार सामने आई तो इस जहाज़ पर ठीक 147 मुसाफिर और अमले के लोग मौजूद थे। इस पूरे आलमी रद्दअमल को समझने के लिए इन 147 लोगों की कहानी समझना बिल्कुल बुनियादी अहमियत रखता है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले MV हॉन्डियस का वाकया, फिर हंटा वायरस क्या है, उसके बाद आलमी खतरे का जायजा, भारत का रद्दअमल और आखिर में रोकथाम और एहतियाती तदाबीर। हिस्सा पहला, MV हॉन्डियस आउटब्रेक। आप देखें, वाकया कुछ यूं है। मई 2026 की शुरुआत में ये जहाज़ अर्जेंटीना से अटलांटिक क्रॉस करते हुए केप वेर्डे की तरफ जा रहा था। अचानक 8 लोगों को शदीद सांस की तकलीफ शुरू हो गई। अफसोसनाक बात यह है कि 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक डच जोड़ा भी शामिल था। 4 मरीज अभी भी साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड में ज़ेरे इलाज हैं। इन हालात ने फ़ौरन ही आलमी हेल्थ एजेंसीज़ को हरकत में ला दिया। अच्छी खबर सिर्फ इतनी है कि जहाज़ पर बाकी बचने वाले मुसाफिरों में फ़िलहाल कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं। लेकिन मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। एक और पेचीदा नंबर देखें, 28। ये आउटब्रेक इतना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि इस जहाज़ पर 28 अलग अलग ममालिक के लोग सवार थे। और उससे भी बड़ी बात, दर्जनों मुसाफिर तो 24 अप्रैल को ही सेंट हेलेना के जजीरे पर उतर चुके थे। यानी दुनिया भर में बरवक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंतहाई लाजमी हो गई थी। हिस्सा दूसरा, आखिर ये हंटा वायरस है क्या? असल में हंटा वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है। इसका मतलब है कि ये जानवरों से इंसानों में आता है, ख़ास तौर पर मुतासरा चूहों के फुजला, पेशाब, थूक से या आलूदा धूल में सांस लेने से। अगर इसका बार वक्त इलाज ना हो तो ये हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का बायस बनता है। और दोस्तों, इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि इसमें शरह अमवात यानी फर्टिलिटी रेट 40 से 50% तक हो सकता है। ये वाकई बहुत संगीन है। अब यहाँ एक बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। MV हॉन्डियस का केस इतना मुनफरिद क्यों है? जब PCR टेस्टिंग हुई तो वहाँ एंडीज़ वायरस की तस्दीक हुई। आम स्ट्रेन्स के बरक्स एंडी स्ट्रेन वाहिद ऐसा हॉन्टा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इस अकेले वाक़ये ने आलमी मेडिकल दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सरदर्द इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें वायरस दाखिल होने से लेकर अलामात ज़ाहिर होने तक 8 हफ्ते यानी 2 महीने तक लग सकते हैं। इब्तदाई अलामात बिल्कुल आम सी बीमारियों जैसी होती हैं, बुखार, थकन, पट्ठों में दर्द। लेकिन जब हालात बिगड़ती हैं तो सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने की जकड़न और लो ब्लड प्रेशर जैसे जानलेवा मसाइल पैदा हो जाते हैं। हिस्सा तीसरा, आलमी खतरे का जायजा। इस डर और घबराहट के माहौल में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का बयान बहुत वाज़ेह तसल्ली देता है। उन्होंने बताया है कि इस इंतहाई ज़्यादा शरह अमवात के बावजूद मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर आलमी आबादी के लिए ख़तरा फ़िलहाल कम है। यानी ये आउटब्रेक किसी नई आलमी वबा का आगाज़ नहीं लग रहा, जैसा दुनिया ने 6 साल पहले महसूस किया था। ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हवा के ज़रिए तेज़ी से फैलने वाले एयरबोर्न वायरसेस के बरक्स एंडीज़ हंटा वायरस का मिजाज बिल्कुल अलग है। इसे फैलने के लिए किसी मरीज़ के साथ बहुत करीब, गहरे और तवील ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है, वो भी तब जब उस मरीज़ में अलामात ज़ाहिर हो चुकी हों। तो ये एक ऐसी बुनियादी तफसील है जो ख़तरे को समझने में बेहद मदद करती है। हिस्सा चौथा, भारत का रद्द-ए-अमल और तारीख़। अब अगर भारत की बात करें तो सूरत हाल निगरानी में है। MV हॉन्डियस पर 2 भारतीय शहरी एज अ क्रू काम कर रहे हैं। शुक्र है कि उन दोनों में अभी तक कोई अलामात नहीं है और वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन भारत का NCDC और IDSP डायरेक्टली आलमी इदारों के साथ मिलकर उनकी निगरानी कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर ने आला सतह पर मीटिंग्स भी की हैं ताकि हर प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्ट रखा जा सके। वैसे तो आज भारत में कोई वसी खतरा नहीं है, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे केसेस ज़रूर आए हैं जो हमें खबरदार करते हैं। जैसे मुंबई का ये तारीखी वाक़या, जहां एक 30 साला खातून जो सिर्फ 8 दिन पहले मां बनी थी, उन्हें बुखार और पेट दर्द हुआ। शुरू में लगा कि डेंगू या मलेरिया है।
حالات تیزی سے خراب ہوئی۔ 6 سے 9 دن کے اندر ہینٹا وائرس کی تصدیق ہوئی، وینٹیلیٹر چلا، لیکن 10ویں دن ان کی دردناک موت ہو گئی۔ یہ بتاتا ہے کہ اس بیماری میں وقت پر اور صحیح تشخیص کتنی ضروری ہے۔ حصہ 5واں، روک تھام اور احتیاطی تدابیر۔ سوال یہ ہے کہ ایسی ہنگامی صورت میں آگے کیا کیا جائے؟ 2018 سے 2019 میں جب ارجنٹینا میں آنڈیز وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا تو وہاں سے دنیا نے بہت کچھ سیکھا۔ اب وہی منظم اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہیں۔ بیمار لوگوں کو الگ کرنا، جو مسافر اپریل میں ہی اتر گئے تھے ان کی سخت کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنا اور کم از کم 42 دن تک روزانہ ٹیمپریچر چیک کرنا۔ یہاں تک کہ UK نے تو واپسی پر 45 دن کی اسٹرکٹ آئسولیشن کی شرط لاگو کر دی ہے تاکہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اور ماہرین کی رائے بھی یہی کہتی ہے۔ آئکن اسکول آف میڈیسن کے پروف گسٹاوو پیلاسیوس کے مطابق جب بیسک سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن ٹھیک سے لاگو کی جاتی ہے تو اس وائرس کا زور خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایبولا یا میزلز کو روکا جاتا ہے۔ یعنی گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، بنیادی پابندیاں اس وائرس کو روکنے میں انتہائی کارآمد ہیں۔ عام زندگی میں اس سے بچنے کے کیا اصول ہیں؟ بہت ہی بنیادی چیزیں۔ اپنا ارد گرد صاف رکھیں، خوراک کو ٹھیک سے محفوظ کریں، کچرا احتیاط سے پھینکیں اور چوہوں والی جگہوں سے دور رہیں۔ اگر چوہوں کا فضلہ مل جائے تو اسے ویکیوم تو بالکل نہ کریں، بلکہ ماسک اور گلوز پہن کر ڈس انفیکٹ کریں۔ اور سب سے بڑھ کر بیرون ملک سفر سے واپسی پر اگر طبیعت خراب ہو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ آخر میں یہ سب حقائق ایک بہت ہی غور و طلب سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ عالمی ادارے اس وقت اس بے مثال سمندری آؤٹ بریک کو روکنے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہیں، پر کیا یہ 45 دن کا لمبا کوارنٹین اور سخت کانٹیکٹ ٹریسنگ اینڈیز اسٹرین کو کسی نئے خطے میں پھیلنے سے مکمل طور پر روک پائے گی؟ جدید سفری شاپکون کے اس دور میں جب دنیا اتنی جڑی ہوئی ہے، یہ صورتحال ہماری عالمی تیاری کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، جس سے یقیناً ہمیں آنے والے دنوں میں نئے سبق سیکھنے کو ملیں گے۔